सत्ता में आज हम बात करेंगे राजनीतिक हत्याओं की। सवाल ये कि क्या हत्या राजनीतिक जीत का औजार हो सकती है। इस सवाल पर आज चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सवाल एक ऐसे राज्य से जुड़ा है जहां साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, जहां क्राइम रेट कम है। सोचिए, ऐसे राज्य में अगर विचारधारा के नाम पर कत्ल हो रहे हैं तो ये कितना गंभीर मसला है। हम बात कर रहे हैं केरल की। केरल की राजनीति में हिंसा को एक औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हर 15 दिन में किसी न किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या या राजनीतिक कार्यकर्ता पर हमले की खबर आती है। पिछले 20 दिनों में केरल में 2 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। एक सीपीएम कार्यकर्ता की जान गई तो आरएसएस से जुड़े एक शख्स की भी हत्या हुई। सवाल यह कि करीब 8 दशक से केरल में चल रहा राजनीतिक हिंसा का यह दौर कब थमेगा, और बड़ा सवाल यह कि केरल की यह राजनीतिक हिंसा देश की संसद और देश की राजधानी में मुद्दा क्यों नहीं बनती है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। एक तरफ 12 सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी सांसदों का धरना प्रदर्शन है, तो ठीक उसके सामने दूसरी तरफ बीजेपी के सांसदों का प्रदर्शन है। यानी एक जगह पर एक दूसरे का विरोध, एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। यही भारत के लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात है। लेकिन रुकिए, अगर आप इस तस्वीर को ही सब कुछ मान रहे हैं तो ठहरिए, अपना विचार बनाने से पहले लोकतंत्र की एक और तस्वीर को देखिए। दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन वाला लोकतंत्र करीब 2800 किलोमीटर दूर केरल पहुंचते पहुंचते कितना बदल जाता है, वो भी देखना जरूरी है। कैसे दिल्ली में विचारों की लड़ाई केरल में खूनमयी लड़ाई बदल जाती है। कैसे दिल्ली में राजनीतिक लड़ाई में हाथों में पोस्टर होता है, और कैसे केरल में राजनीतिक लड़ाई में हाथों में पोस्टर की जगह लाठी और तलवार आ जाते हैं। उसकी गवाही ये तस्वीरें हैं। केरल में पथानामथिट्टा जिले में सीपीएम के युवा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। 32 साल के बीबी संदीप की हत्या के लिए सीपीएम आरएसएस कार्यकर्ताओं को दोषी ठहरा रही है। आरएसएस वाले लोग हिंसावादी बिल्कुल नहीं है, नंबर 1 तो। नंबर 2, केरल के लोगों से पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार के आरएसएस के कार्यकर्ताओं की लगातार वहां हत्या हो रही है पिछले 10 साल, एक से छुपा हुआ नहीं है। और कहीं ना कहीं उनकी अपनी झगड़े, उनकी अपनी लड़ाई के कारण किसी की हत्या हुई है, और अगर उसकी सीबीआई की जांच की मांग करें वो, तो वो एक्सपोज हो जाएंगे केरल में जिस प्रकार की गतिविधियां चलती हैं। लेकिन हत्या करने वाली राजनीति का ये सिर्फ एक पहलू है। अब इस रक्तरंजित राजनीति का दूसरा सिरा उसी लेफ्ट से जुड़ता है जो अब हिंसा के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा रही है। 18 साल पहले केरल के पलक्कड़ में आरएसएस के 27 साल के कार्यकर्ता संजीत की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने संजीत की पत्नी के सामने ही उन पर चाकू से 50 वार किए थे। तब इस हत्या के पीछे सीपीएम कार्यकर्ता का हाथ होने की आशंका जताई गई थी। केरल में राजनीति का यह रक्त चरित्र दशकों पुराना है। केरल में हर महीने कहीं न कहीं कोई राजनीतिक हत्या होती है, लेकिन दिल्ली में लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वाली कोई भी पार्टी इन राजनीतिक हत्याओं को मुद्दा नहीं बनाती। सवाल ये है कि 21वीं सदी के भारत में केरल की इस रक्तरंजित राजनीति पर पार्टियों में सामूहिक चुप्पी क्यों है। आखिर दशकों से केरल में चल रही राजनीतिक हत्याओं पर मौन क्यों है। पिछले 8 दशक में देश में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन केरल में राजनीतिक हत्याओं का दौर नहीं बदला। केरल में राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला बहुत पुराना और संगठित हो चुका है। बदकिस्मती से केरल के राजनीतिक कल्चर में इस हिंसा को शामिल कर दिया गया है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि केरल में कब और कैसे ये राजनीतिक हिंसा शुरू हुई थी। 28 अप्रैल 1969 को केरल में पहली राजनीतिक हत्या हुई थी। तब आरएसएस के कार्यकर्ता वडिकल रामकृष्णन को मारा गया था। केरल के मौजूदा सीएम पी विजयन पर वडिकल रामकृष्णन की हत्या का आरोप भी लगा था। केरल में विचारधारा के नाम पर राजनीतिक हिंसा का इतिहास इससे भी पुराना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1940 से ही केरल में लेफ्ट और संघ के कार्यकर्ताओं के बीच तनातनी रही है। 1948 में तिरुवनंतपुरम में गोलवलकर की एक सभा पर भी हमला हुआ था। केरल की राजनीतिक हिंसा को समझने के लिए कन्नूर को समझना जरूरी है। यह इसलिए क्योंकि केरल की राजनीतिक हिंसा का केंद्र कन्नूर ही रहा है। सूबे के सीएम पी विजयन भी कन्नूर से ही आते हैं। कन्नूर में अब तक कितने लोगों की हत्या हुई, इसे लेकर अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन एक आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक 2000 से 2016 के बीच में कन्नूर में 69 राजनीतिक हत्याएं हुई। मरने वालों में 30 लोग सीपीएम से जुड़े थे, मरने वालों में 31 लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे।
मरने वाले बाकी लोग इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और दूसरे संगठनों से जुड़े थे। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 1983 से लेकर सितंबर 2009 के बीच कन्नूर में 91 हत्याएं राजनीतिक मामलों से जुड़ी हुई थी। इनमें से ज्यादातर मरने वाले सीपीएम और बीजेपी से जुड़े हुए थे, इसलिए आरोपी भी इन्हीं दो से जुड़े हुए बताए जाते हैं। मरने वालों में 14 कांग्रेस से जुड़े थे, इसमें भी आरोपी सीपीएम से थे। केरल की राजनीतिक हिंसा को समझने के लिए एक और शब्द को समझना होगा। यह शब्द है कुडिपाका। जी हां, कुडिपाका के जरिए ही केरल की हिंसा को डिकोड किया जा सकता है। मलयालम भाषा के कुडिपाका का मतलब दो परिवारों के बीच पुरानी रंजिश है। कुडिपाका यानी पारिवारिक रंजिश का दौर पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल सकता है। केरल में राजनीति की लड़ाई को विचारधारा की आड़ में कुडिपाका यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली लड़ाई में बदल दिया गया। इस हिंसा को राजनीतिक गिरोहबंदी में तब्दील कर दिया गया। कन्नूर जैसे इलाके में अधिकतर राजनीतिक दलों के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ की गई हिंसा के शिकार भी थे और हिंसा करने वाले भी। अब इस राजनीतिक हिंसा का सामाजिक आधार भी समझिए। राजनीतिक हिंसा के शिकार होने वाले और हिंसा करने वालों में 80% हिंदू हैं। इनमें से करीब 70% बेरोजगार या अल्प बेरोजगार प्राप्त युवा हैं। ज्यादातर युवा थिया समुदाय से आते हैं। थिया समुदाय केरल का पिछड़ा समुदाय है और इनके पास बेहद कम जमीन होती है। यानी केरल में पिछड़े समुदाय के युवाओं को रोजगार ना देकर उन्हें हाथों में हथियार और हिंसा का विचार थमा दिया गया। नतीजा ये रहा कि हिंसा का जो दौर 1969 में शुरू हुआ था, वो दिन ब दिन कम होने और खत्म होने के बजाय बढ़ता ही गया। केरल की राजनीतिक हिंसा किसी आक्रोश में अचानक की गई हिंसा नहीं होती है। यहां बाकायदा प्लान करके विरोधियों को मारा जाता है। एक दूसरे के विरोधी राजनीतिक दल अपने कैडर पर हुए हमले का बदला लेने के लिए 30 से 45 मिनट के अंदर दूसरे पक्ष पर हमला कर देते हैं। इतना ही नहीं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कन्नूर जैसे इलाकों में अगर आप किसी पार्टी की आलोचना कर रहे हैं तो पहले आपको धमकाया जाएगा, उसके बाद भी आप नहीं माने तो चेतावनी के तौर पर आपके बगीचे के पेड़ काट दिए जाएंगे और इससे भी अगर आप नहीं माने तो आपके शरीर को काट दिया जाएगा। सोचिए यह हिंसा कितनी भयानक है। सवाल यह कि अगर केरल में आखिरकार राजनीतिक हिंसा इतनी क्यों होती है? आखिर वो कौन सा राजनीतिक मकसद है जो बगैर हिंसा के हासिल नहीं हो सकता? ये सवाल तब और बड़ा हो जाता है जब केरल में साक्षरता दर 96.2% है। केरल में 1 लाख की आबादी पर 421 अपराध दर्ज होते हैं। यानी केरल में अपराध के आंकड़े दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बहुत कम हैं। लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए सवाल ये कि आखिर केरल में राजनीतिक हिंसा क्यों है? आखिर क्यों एक पार्टी का कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता की जान का दुश्मन है? इस सवाल का जवाब क्या केरल के सत्ता तंत्र से जुड़ा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि केरल की राजनीति में लंबे अरसे से 2 पार्टियों की सरकार रही है। यहाँ एक तरफ सीपीएम के नेतृत्व वाला लेफ्ट गठबंधन है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन। और हिंसा के ज्यादातर मामलों में आरोपों के घेरे में लेफ्ट के कार्यकर्ता ही रहे हैं। केरल में किलिंग कल्चर को लेकर लेफ्ट इसलिए भी निशाने पर रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के शासन के दौरान ऐसी ही राजनीतिक हिंसा होती थी। 1997 में सीपीएम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में 1977 से 1996 तक 28,000 राजनीतिक हत्याएं हुई। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के सीएम भी रहे। लेफ्ट समर्थक एक मैगजीन के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 1977 से 2009 तक 55,000 राजनीतिक हत्याएं हुई। इसलिए सवाल उठते हैं कि क्या लेफ्ट ने विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए हिंसा को हथियार बनाया और लेफ्ट की हिंसा की राजनीति वाला कल्चर पश्चिम बंगाल से केरल तक हावी रहा? यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि केरल में फिलहाल लेफ्ट की ही सरकार है। राजनीतिक हत्याओं पर सरकारों के एक विरोधाभास की तस्वीर भी आज हम आपको दिखाते हैं और इसमें अगर आप देखें तो इसलिए यह आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आंकड़े हैं उनको समझें और उनको देखें तो उनकी बाजीगरी भी राजनीतिक हत्याओं को झुटलाने की कोशिशें करती हुई नजर आती है। हम आपको पहले एनसीआरबी और गृह मंत्रालय के आंकड़ों का फर्क बताते हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर एक आंकड़े की जानकारी आपके लिए जरूरी है। साल 2016 में एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में एक शख्स की मौत हुई, लेकिन इसी साल गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में 36 लोगों की मौत हुई। अब इन आंकड़ों का खेल समझिए। एनसीआरबी अपनी रिपोर्ट आंकड़े राज्य सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार करती है, इसलिए राज्य सरकारें राजनीतिक हिंसा को अपनी रिपोर्ट में दर्ज ही नहीं करती। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय अपनी रिपोर्ट खुद तैयार करता है, इसलिए वहां हिंसा के सच की तस्वीर कुछ और होती है।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।